एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने विनिमय बिल के प्रकारों में प्रतिज्ञा पत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विनिमय बिल के बारे में। विनिमय बिल क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज। विनिमय बिल को परिभाषित किया गया है विनिमय साध्य विधेयक 1881 की धारा 5 में। इसकी डेफिनेशन क्या है? विनिमय बिल शर्त रहित एवं लेखक द्वारा हस्ताक्षरित एक लेख पत्र है जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है कि वह एक निश्चित राशि स्वयं उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा पत्र के वाहक को मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दे। ये एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय बिल कहलाता है। इसमें 3 पक्षकार होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र में 2 ही पक्षकार थे। इसमें 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, देनदार एवं आदाता। यहाँ मैंने अलग से नोट करके लिखा है, यदि लेखक एवं आदाता एक ही व्यक्ति हों तब 2 पक्षकार होते हैं। यानी जब लेखक विनिमय बिल में लिखता है कि उसे स्वयं को ही पेमेंट करना है, यानी यहाँ देखिए जिसमें लेखक किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश देता है कि वह एक निश्चित राशि स्वयं को, यानी जो देनदार हैं यदि वह लेखक को ही पे कर रहा है तो फिर उस कंडीशन में 2 ही पक्षकार हो जाते हैं, उसमें अदाता का कोई स्थान नहीं रह जाता। और लेखक विनिमय बिल में स्पष्ट करता है कि मुझे पे नहीं करके मेरे किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको वो नामित करता है उसको पे करना है, तो फिर वो तीसरा पक्षकार आदाता भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, देनदार एवं आदाता। ठीक है, कंडीशंस इधर मैंने लिख दी हैं। यदि लेखक एवं आदाता एक ही व्यक्ति हों तब 2 पक्षकार होते हैं। इसकी विनिमय बिल की जो विशेषताएं हैं, मोस्टली इक्वल टू प्रोमिसरी नोट, यानी जो प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं हैं सिमिलरली वो इसकी भी विशेषताएं हैं, इनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। काइंड्स ऑफ बिल एक्सचेंज, विनिमय बिलों के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्यतः यह 4 प्रकार के होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज 4 प्रकार के होते हैं, देशी बिल, विदेशी बिल, अनुग्रह बिल और प्रलेखीय बिल। एक एक की बात करते हैं। देशी बिल क्या होते हैं? देशी बिल वह बिल कहलाता है जो इन 3 शर्तों को फुलफिल करता है। उसमें देशी बिल में 3 कंडीशंस होते हैं सेक्शन 11 के अनुसार, धारा 11 के अनुसार। ऐसा बिल जो ये 3 शर्तें लिखी गई है, इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो उसे देशी बिल कहा जाता है। इसमें पहली शर्त है बिल भारत में लिखा गया है, दूसरी भारत में भुगतान योग्य है और तीसरा किसी भारतवासी पर लिखा गया है। यदि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं एक साथ तो वह देशी बिल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी बिल, जो धारा 11 की तीनों शर्तों में से किसी एक भी शर्त को फुलफिल या पूरा नहीं करता। जो ऊपर उपरोक्त ये तीनों शर्त हैं, इसमें से यदि एक भी कंडीशंस पूरी नहीं होती तो फिर वह विदेशी बिल कहलाता है। ठीक है, तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हैं, पूरी हैं, तो वह देशी बिल गिना जाएगा। इन तीनों में से यदि एक भी कंडीशंस पूरी नहीं होती तो उसको विदेशी बिल कहा जाता है। अनुग्रह बिल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुग्रह बिल क्या होता है। अनुग्रह बिल से तात्पर्य बिना प्रतिफल के परस्पर सहायता हेतु लिखे जाते हैं। अनुग्रह बिल यानी सहायता के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। अनुग्रह बिल व्यापारिक बिल के तरह ही लिखे जाते हैं, इन्हें काइट बिल भी कहते हैं। ध्यान रखना है, अनुग्रह बिलों को काइट बिल भी कहा जाता है और ये ओनली सहायता के लिए लिखे जाते हैं बिना किसी प्रतिफल के। ठीक है, ये आपको मोस्ट लगा देता हूँ मैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुग्रह बिल। ठीक है, अनुग्रह बिल के बाद आगे बढ़ते हैं अपन प्रलेखीय और गैर प्रलेखीय बिल। क्या होता है? जिस बिल के साथ रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी, बीजक आदि माल संबंधी प्रलेख या दस्तावेज संलग्न होते हैं उसे प्रलेखीय बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल
एवं जिसके साथ नहीं है, यानी जिसके साथ ये दस्तावेज संलग्न नहीं है, उसे नॉन डॉक्यूमेंट्री या नॉन प्रलेखीय बिल कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विनिमय बिल के 4 प्रकार हो गए। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल या किसी बिल के बारे में पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे हैं विनिमय बिल की देय तिथि, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या कहलाती हैं या कौन सी होती हैं। विनिमय बिलों की देय तिथि वह तिथि होती है जिस पर बिल की रकम देय हो जाती है। बिल की परिपक्वता तिथि कहलाती है, यानी ऐसी तिथि जिस पर बिल की रकम देय हो, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाती है। परिपक्वता तिथि के आधार पर बिल 3 प्रकार के होते हैं, मैच्योरिटी के आधार पर भी या अवधि के आधार पर भी कह सकते हैं, परिपक्वता तिथि के आधार पर भी कह सकते हैं। पहला है मांग पर देय बिल, ऑन डिमांड जो बिल होता है, ये मांग पर देय डिमांड पर पे है, यानी डिमांड करते ही पे करना कंपलसरी होता है। दूसरा प्रकार है तिथि के पश्चात देय बिल, ऐसा बिल जो लिखने की तिथि के कुछ माह या दिनों बाद देय होता है, उसे तिथि के पश्चात देय बिल कहा जाता है। ऐसे बिलों पर लेखन तिथि का होना अनिवार्य है, यानी लेखन जो तिथि है बिल को लिखने की, उस डेट का होना कंपलसरी है। देय तिथि निकालते समय 3 दिन अनुग्रह के जोड़ दिए जाते हैं। तो इन बिलों की जो ड्यू डेट निकालते हैं उसमें 3 दिन अनुग्रह के उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं, कोई बिल लिखा गया 1 दिसंबर 2011 को, पे है वो 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने के बाद उसको पे करना है, तब उस कंडीशन में उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। 1 दिसंबर को बिल लिखा गया है, 1 महीने बाद पे करना है, तो 1 महीना क्या हो गया, 1 जनवरी 2012। 3 दिन अनुग्रह के जोड़ेंगे, 1 जनवरी में 3 दिन जोड़े तो 4 जनवरी 2012 का इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, ये बिल सावधि बिल भी कहलाते हैं, इन्हें स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिए। जो तिथि के पश्चात देय बिल हैं इन्हें सावधि बिल भी कहते हैं, इन्हें स्वीकृति के लिए पेश करना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है परिपक्वता तिथि के आधार पर वह है दर्शन के पश्चात देय बिल, इन्हें भी सावधि बिल कहते हैं। इनकी देय तिथि लेखन के बाद से न गिनकर स्वीकृति के दिन से गिनी जाती है। इन दोनों में बिलों में तिथि के पश्चात देय बिल और दर्शन के पश्चात देय बिल, इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि तिथि के पश्चात देय बिल में तो उनकी देय तिथि जो बिल लिखने की तिथि है इससे की जाती है, जबकि दर्शन के पश्चात देय बिल में इनकी देय तिथि लेखन के बाद से न कर गिनकर स्वीकृति के दिन से गिनी जाती हैं। जिस दिन स्वीकृति हो जाती है उसके बाद गिनी जाती हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल है, राइट बिल लिखा गया है कोई बिल 1 दिसंबर 2011 को, पे करना है 1 मंथ आफ्टर, उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई 15 दिसंबर 2011 को। तो इसमें क्या होगा, जो 1 मंथ जोड़ेंगे या जो पे होगा वो 15 दिसंबर के बाद ऐड करना पड़ेगा। तो 15 दिसंबर से 1 महीना 15 देन, ये मैंने लिखा है, देन 15 दिसंबर के माह बाद देय तिथि होगी एवं उसमें 3 दिन अनुग्रह के जोड़े जाएंगे। तो 15 दिसंबर में 1 महीना हुआ 15 जनवरी और उसमें 3 दिन अनुग्रह के जोड़े तो 18 जनवरी 2012 होगी, न कि ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह 4 जनवरी 2012 होगी। ठीक है, तो इनमें सिंपल सा सीधा सा अंतर है कि जो देय की तिथि के पश्चात देय बिल हैं उनकी गणना, ड्यू डेट की गणना लेखन की तिथि से की जाती है और इसमें स्वीकृति के दिन से गिनी जाती हैं। तो ये इन दोनों बिलों में मोस्टली डिफरेंट हैं, मुख्य अंतर है। अब बात करते हैं पक्षकारों की क्षमता की, ये क्या होती हैं। इस पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। धारा 11 के अनुसार अव्यस्त मस्तिष्क वाला एवं राजनियम द्वारा अयोग्य व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, यानी उनको बाहर रखा है, वो पक्षकार नहीं बन सकते, अनुबंध नहीं कर सकते। विनिमय बिलों के पक्षकार एवं दायित्व कौन कौन से व्यक्ति होते हैं। लेखक, पहला है लेखक। लेखक कौन होता है, वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र को लिखता है। दूसरा देनदार। देनदार कौन होता है,
वह व्यक्ति जिस पर विनिमय पत्र लिखा जाता है, यही व्यक्ति लेख पत्र पर अपनी स्वीकृति देने पर स्वीकर्ता बन जाता है। जब एक से अधिक व्यक्ति स्वीकृति दें तो देनदार एवं स्वीकर्ता भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अदाता, अदाता क्या होता है? पेयी वह व्यक्ति होता है जिसे विनिमय पत्र में उल्लेखित राशि प्राप्त करने का आदेश किया गया हो। ठीक है, यदि लेखक ये आदेश करता है कि उक्त व्यक्ति को राशि प्राप्त करने का आदेश किया गया है तो फिर अदाता और लेखक एक ही व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि अदाता वही व्यक्ति होता है जिसे विनिमय पत्र में उल्लेखित राशि प्राप्त करने का आदेश किया गया हो। पष्टांकक क्या होता है? इंडोर्सर। धारा 35 के अनुसार किसी विनिमय साध्य विलेख का पष्टांकक विलेखे अनादरण की दशा में प्रत्येक पूर्ववर्ती धारक के प्रति अनादरण से होने वाली क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है। ये पष्टांकक अगले चैप्टर में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। होल्डर क्या होता है? धारक वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र का अधिकारी होता है, वह या तो लेखक स्वयं हो सकता है अथवा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे लेखक ने विनिमय बिल पर पष्टांकित कर दिया हो, या जिसे लेखक ने विनिमय बिल पष्टांकित कर दिया हो, तो वह व्यक्ति होल्डर हो सकता है, विनिमय बिल का धारक हो सकता है। यथाविधि धारक के क्या विशेषाधिकार है? यथाविधि धारक के विशेषाधिकार हैं। अपूर्ण विलेख की दशा में उसको विशेषाधिकार मिल जाता है। पूर्व पक्षकारों का दायित्व, कल्पित नामों की दशा में शर्त युक्त सपुर्दगी, कपट की दशा में सुरक्षा का अधिकार है, विलेख के खो जाने पर उसको अधिकार है। यथाविधि धारक वो होता है जिसने निश्चित, पहले भी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि यथाविधि धारक क्या होता है। यथाविधि धारक वह होता है जिसने सभी शर्तों को पूरा करते हुए विनिमय बिल को प्राप्त किया है, निश्चित प्रतिफल के बदले प्राप्त किया है, और जो सामान्य शर्तें हैं उनको फुलफिल करते हुए प्राप्त किया है विनिमय बिल को या किसी विनिमय साध्य विलेख को, तो वह यथाविधि धारक कहलाता है। स्वीकृति क्या होती है? जब लेख पत्र पर प्राय सामने की ओर देनदार या उसकी ओर से अधिकृत अन्य कोई व्यक्ति स्वीकृति शब्द लिखकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दे तो यह बिल की स्वीकृति कहलाती है। डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। वैध स्वीकृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, पहली कंडीशंस हैं या विशेषता हैं। दूसरी, देनदार एवं उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। यदि हस्ताक्षर नहीं है तो उसको स्वीकृति नहीं माना जा सकता। स्वीकृति बिल पर दी गई हो। और नेक्स्ट, धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को विनिमय पत्र सौंप दिया गया हो या स्वीकृति की सूचना दे दी गई हो, तभी वह वैध स्वीकृति मानी गई है। ठीक है। स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण, मांग पर देय विनिमय पत्र एवं तिथि से नियत अवधि पश्चात देय हो तो इन्हें स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता। स्वीकृति कौन कौन दे सकता है? स्वीकृति देनदार दे सकता है, प्रतिष्ठार्थ स्वीकर्ता दे सकता है, देन अभिकर्ता कोई एजेंट दे सकता है, तो ये व्यक्ति स्वीकृति दे सकते हैं। स्वीकृति के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? लाभ क्या है? दर्शनोपरांत विपत्र, धारक को विश्वास हो जाता है, कटौती में सुविधा होती है, स्वीकर्ता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार धारक को मिल जाता है। तो ये स्वीकृति के बेनिफिट्स हैं। स्वीकृति के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की स्वीकृति होती हैं, साधारण स्वीकृति और मर्यादित स्वीकृति। साधारण स्वीकृति बिना शर्त के स्वीकार कर लेता है देनदार। यदि देनदार बिना शर्त के विनिमय बिल को स्वीकार कर लेता है तो उसे साधारण स्वीकृति कहते हैं। और मर्यादित स्वीकृति अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी इसमें देनदार के द्वारा किसी न किसी प्रकार की कोई शर्त रख दी जाती है तो उसे मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपना बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र भी यहाँ समाप्त होता है। हमने प्रतिज्ञा पत्र पढ़ लिया, विनिमय पत्र पढ़ लिया, कल हम चेक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।